Hello दोस्तों, this is Vishakha Daga coming up with next round of News Simplified. Where today we're going to talk about the alternate investment fund जो कि अक्सर न्यूज में रहता है किसी ना किसी एक वजह से, बट अक्सर समझ में नहीं आता. So today in this video we'll discuss कि alternate investment fund क्या है and how it is different from the traditional fund. तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले हम वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है और कितनी तरह की होती, मतलब इसके एक आध जनरल टाइप्स देखेंगे. देन विल टॉक अबाउट कि अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं. साथ में देयर विल बी अ पासिंग रेफरेंस ऑफ द एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं और हेज फंड्स क्या होते हैं. एंड देन विल टॉक अबाउट कि टाइप ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या क्या होते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सीरीज में इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं. तो पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. They differ from traditional fund in terms of asset they invest. इसमें किसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके हिसाब से अलग हो जाते हैं. जैसे it generally doesn't include stock और bonds. इसमें generally stocks या bonds नहीं होते. Is the statement correct? दूसरा, AIF faces rigid regulation from the government of India due to their risky nature. Is the statement correct? जरा दोनों के बारे में सोचिए, वीडियो के एंड में आपको जवाब पता होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में. इन्वेस्टमेंट इज नथिंग पुटिंग आपका मनी या फिर एनी काइंड ऑफ कैपिटल. जब आप कैपिटल को किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में डाल देते हो जिससे कि आपको मोर प्रॉफिट या रिटर्न मिले, उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट. आप अपने कैपिटल को किसी प्रोडक्टिव सेक्टर में डाल रहे हो, प्रोडक्टिव आप प्रोसेस में डाल रहे हो जिससे कि आपको रिटर्न मिलता रहे, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं. जैसे लोन दे दिया किसी को या अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी, आपने पैसा किसी में खर्च किया जिससे कि आपको रिटर्न मिलता रहे. नाउ जनरली दिस इन्वेस्टमेंट को हम अक्सर दो तरीके से क्लासिफाई कर लेते हैं. जैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो सकता है या डेट इंस्ट्रूमेंट, आपका डेट इन्वेस्टमेंट हो सकती है. इक्विटीज क्या होती है? जब आप स्टॉक मार्केट में जाके स्टॉक्स खरीद लेते हो, स्टॉक में मतलब शेयर्स खरीद लेते हो कंपनी के, जैसे रिलायंस के शेयर आपने खरीदे या फिर अभी रिसेंटली जोमैटो के शेयर पब्लिक हुए थे तो आपने जोमैटो के शेयर में भी एग्जांपल जाके खरीद लिए, उसको कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट. और डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इसमें आप लोन लेते हो पैसे का, तो पैसा इसमें भी दे रहे हो पर इसमें शेयर खरीद रहे हो. शेयर खरीदने का फर्क क्या होता है? आपको ओनरशिप मिल जाती है उस कंपनी के इतने परसेंटेज की. जैसे 1% शेयर खरीदे तो 1% वोटिंग राइट मिल जाएंगे. 28% खरीदे तो 28% आपको वोटिंग राइट मिल जाता है, उसमें ओनरशिप ऑफ एसेट मिल जाती है. डेट इंस्ट्रूमेंट में जब आप मनी देते हो किसी को तो इसमें ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती, ध्यान रखिएगा, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती. इसमें तो उल्टा प्रॉमिस होती है कि इतना पैसा अगर आपने आज दिया है तो इतना पैसा आपको नेक्स्ट 1 साल बाद 2 साल बाद वापस मिल जाएगा विद आपको इंटरेस्ट. तो यहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो इंटरेस्ट के फॉर्म में आता है. यहाँ पे जो बेनिफिट होता है वो आपको 3 फॉर्म में आता है. तो पहला क्या है? इसमें ओनरशिप चेंज होती है, इसमें ओनरशिप नहीं चेंज होती. इसमें बेनिफिट आता है आपको रिटर्न डिविडेंड की फॉर्म में आता रहता है. और दूसरा, प्राइस ऑफ शेयर भी ऊपर नीचे जाती रहती है, प्राइस ऑफ शेयर उसके फॉर्म में भी आपको बेनिफिट होते हैं. इसमें इंटरेस्ट के फॉर्म में आपको बेनिफिट होते हैं. और ध्यान रखिएगा, इक्विटी जो होते हैं इसमें हायर रिस्क होता है, डेट इंस्ट्रूमेंट में रिस्क कम होता है, क्योंकि अगर कंपनी डूब गई तो शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी. ऐसे केस में कंपनी को आपको ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा. आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा था, मे बी कंपनी डूब गई तो मे बी शेयर की वैल्यू 2 रुपए हो गई. ऐसे केस में कंपनी आपको ज्यादा ओन नहीं करती. लेकिन अगर आपने डेट इंस्ट्रूमेंट 1 लाख रुपए का खरीदा है तो आप डूब भी गए तो आपको 1 लाख रुपए ही उनको रिटर्न करने होंगे. इसलिए डेट इंस्ट्रूमेंट के केस में रिस्क कम होता है, इक्विटी के केस में रिस्क ज्यादा होता है. ये चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है. तो ओनरशिप जरूर मिल जाती है, आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है, बट यहाँ पे रिस्क ज्यादा होता है. ऑल्सो इसमें आपका रिस्क ये भी होता है कि मार्केट कंडीशन पे बहुत डिपेंड करता है, राइट. सो इन दिस केस ये आपका मार्केट अगर ऊपर नीचे जा रहा है तो मे बी इक्विटी की वैल्यू ऊपर चली जाए, मार्केट नीचे चला गया तो इक्विटी की वैल्यू कम हो जाएगी. लेकिन डेट इंस्ट्रूमेंट तो प्रॉमिस के बेसिस पे चलते हैं, जब साइन किए गए थे तब तो वैल्यू होगी, उसी बेसिस पे वो अक्सर बिक रहे होते हैं. इसलिए इसमें आपका जो मार्केट पे डिपेंडेंस होती है वो कम होती है, इसलिए इसको फिक्स इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं.
ना ये जो डेफिनेशन थी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की होती है। ट्रेडिशनली जहां पे हम बोलते हैं कि या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, या आप बॉन्ड मार्केट जिसे डेट मार्केट भी कहते हैं वहां इन्वेस्ट करोगे, या फिर आप कैश के फॉर्म में भी डील कर सकते हो। इन्हें ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनके क्या होता है, जर्नलाइज इन्वेस्टमेंट पैटर्न होते हैं कि आप जाओगे, आप कंपनी के स्टॉक खरीदोगे, अगर ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है आपने खरीद लिया, मार्केट अगर आपका नीचे आपने जब मार्केट नीचे जा रहा है मे भी तब खरीद लिया थोड़ा सा कि मे भी ऊपर जाएगा तो फायदा हो जाएगा। इस तरीके से आपके जर्नलाइज इन्वेस्टमेंट पैटर्न होते हैं। बट इससे क्या होता है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल होते हैं, दोज हु वांट टू मेक लॉट ऑफ मनी, पीपल लाइक देम, दे आर नॉट हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियो, बिकॉज ऐसे केस में क्या होता है, उनकी पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होती और रेगुलेटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा होता है, राइट? जैसे रिलायंस का अगर शेयर खरीद लिया, मे बी वो और भी तरीके के डेट इंस्ट्रूमेंट में शेयर करना चाहते हैं जिसमें मे बी उनका रिस्क कम हो लेकिन रिटर्न ज्यादा हो, राइट? ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं। जैसे आपने डाइवर्सिफाई कर लिया कि आपने 10% शेयर बिल्कुल नए स्टार्टअप में डाल दिए, 10% शेयर में भी गवर्नमेंट के फंड में डाल दिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप जो होते हैं, गवर्नमेंट कहीं नए इंफ्रास्ट्रक्चर में डाल रही है, रियल स्टेट में डाल दिए। तो इस तरीके के अपने पोर्टफोलियो को इन्वेस्ट करने की, ब्रॉडन करने की जो इच्छा थी, देयर वाज अ डिमांड फ्रॉम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा था। अब मैं आपको एग्जांपल ही बताती हूँ। जैसे हमारी कंट्री में आप कोई भी जो इंटरनेशनल फॉरेन इन्वेस्टर है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में सिर्फ 6% तक इन्वेस्ट कर सकता है, जीसेक, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसमें सिर्फ 15% तक ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो बहुत हद तक ना रेगुलेटरी कंट्रोल बहुत ज्यादा है। सो दिस वाज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर द हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। क्या दो प्रॉब्लम थी? सबसे पहली कि वो पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते थे जहां पे रिटर्न आपकी हाई हो लेकिन रिस्क आपका कम हो। दूसरा, दे वांटेड लेस रेगुलेटरी कंट्रोल। तो ये दो चीजों को फुलफिल करने के लिए आपका मार्केट में आता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आर बेसिकली नथिंग, दे आर सेट ऑफ व्हीकल। इन्हें एक तरीके का व्हीकल कह सकते हैं जो कि नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो। अगर आसान डेफिनेशन अगर जाननी हो ना, तो ये इसकी सबसे आसान डेफिनेशन है। बेसिकली अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आर अ काइंड ऑफ अ व्हीकल। ये एक तरीके की व्हीकल है जो कि नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करती है। ट्रेडिशनल एसेट आपके कौन कौन से थे? ट्रेडिशनल एसेट आपके स्टॉक, बॉन्ड और कैश थे। ये नॉन ट्रेडिशनल एसेट में इन्वेस्ट करेगी। तो यहाँ पे दो चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात, व्हीकल। कौन सी व्हीकल के बारे में बात करें? व्हीकल मीन्स कोई भी ट्रस्ट हो सकती है, कोई आपकी कॉर्पोरेट कंपनी हो सकती है, या प्राइवेट लिमिटेड पार्टनरशिप भी हो सकती है आपकी, लाइक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। आपकी एलएलपीज भी हो सकती है। तो एक कंपनी या एक ट्रस्ट आपने सेट किया है जिसका काम ही ये है कि वो नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगी। दिस इज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। एम आई क्लियर? Alternate investment fund is nothing. It is a vehicle that invest in non-traditional asset। और वो vehicle कोई भी हो सकती है। तो कोई ट्रस्ट बना दिया आपने, या कंपनी बना दी, या आपने कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर दी। और वो नॉन ट्रेडिशनल एसेट क्या होते हैं? जैसे रियल स्टेट में करना, यहाँ पे बॉन्ड या स्टॉक में थोड़ा ना कर रहे हो, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड एंड स्टॉक। आप इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे सरकार ने बोला कि वो यमुना एक्सप्रेस वे बनाना चाहती है, अब आप ना तो स्टॉक में कर रहे हो ना बॉन्ड में कर रहे हो, उल्टा आप यमुना एक्सप्रेस वे में करना चाहते हो। या फिर आप किसी वेंचर, एक बडिंग कैपिटल है जिसके अभी शेयर्स उतरे भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, तो आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, एक ऐसी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है जिसने अभी मे भी अपने जो शेयर्स है निकाले नहीं। जैसे जोमेटो के पब्लिक होने से पहले इट वाज अ काइंड ऑफ अ स्टार्टअप व्हिच वाज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट। सो दिस इज हाउ दिस इज डिफरेंट। तो बस इतना ही फर्क है, इतनी सी आसान सी बात है। सो इट इज अ काइंड ऑफ व्हीकल विच इज इन्वेस्टिंग इन नॉन ट्रेडिशनल एसेट्स। रियल स्टेट हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वेंचर कैपिटल हो, उसमें जब इन्वेस्ट करती है तो उस व्हीकल को हम कहते हैं अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। इज दैट क्लियर? बस इतना ही है ये। तो वो आपके जो अल्टरनेट एसेट क्या हो सकते हैं? प्राइवेट इक्विटी हो सकती है, रियल स्टेट हो सकता है, हेज फंड्स हो सकते हैं। हेज फंड्स आर नथिंग, दे आर सेट ऑफ, मतलब ये आपके मिक्स ऑफ एसेट्स होते हैं, मिक्स ऑफ एसेट। जैसे कुछ आपके शॉर्ट सेलिंग्स हो गए, शॉर्ट सेलिंग्स वो होती हैं जिनमें शेयर की वैल्यू कम होने से इन्वेस्टर को फायदा होता है, राइट? विल डिस्कस सम टाइम इन लेटर। तो पे मिक्स ऑफ एसेट होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स वगैरह डाल रखे हैं, तो ये थोड़े से रिस्की माने जाते हैं। जो हेज फंड्स होते हैं वो रिस्की होते हैं, और इसमें बेसिकली रिटेल इन्वेस्टमेंट बहुत होती है कि डिफरेंट हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आके मिक्स ऑफ एसेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट? सो दिस इज हेज फंडिंग। विल डिस्कस सम टाइम इन लेटर, अभी से पासिंग रेफरेंस है।
तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है उसको सेबी रेगुलेशन 2012 में डिफाइन किया गया है। इंडिया के केस में दे आर कंसिडर एज प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट फंड इन फॉर्म ऑफ ट्रस्ट कंपनी और एलएलपी। मैंने आपको बता दिया जो व्हीकल है उसको ट्रस्ट कंपनी एलएलपी हो सकती है। और इंडिया में खास बात ये है, अब इसके फीचर्स पे आ जाते हैं, वहीं पे आप समझ जाओगे कि जो हमारे जो सेबी रेगुलेशन 2012 बोलती है, वो पहली बात बोलती है कि ये जो आपका ये जो व्हीकल है, ये जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, ये पैसा प्राइवेट पूलिंग से आता है मोस्टली। मतलब कोई एक प्राइवेट कंपनी इसको मैनेज कर रही होगी, इसको सेटअप करने वाली, इसको बनाने वाली जो कंपनी है वो आपकी प्राइवेट होगी। अब आप मुझे बोलोगे कि नहीं देखो, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट फंड एनआईएफ जो बना था उसमें तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इज वन ऑफ द इन्वेस्टर या स्पॉन्सर है वहां पे, बट गवर्नमेंट इज नॉट द मैनेजर ऑफ इट। तो इसमें खास बात यह है कि प्राइवेट पूलिंग बहुत ज्यादा है। और दूसरा, इसमें बेसिकली जो मैनेजमेंट या सेटअप करने वाली जो कंपनी है या कोई है वो प्राइवेट होती है मोस्टली। तो एनआईएफ में क्या है, आपका गवर्नमेंट भी है, साथ में आपके फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर भी आपके इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें मल्टीपल इन्वेस्टर हो सकते हैं, इसलिए आप इंस्टीट्यूशनल से रिटेल उसमें चले जाते हो। बट ऑल्सो कीप इन माइंड दोज हु आर इन्वेस्टिंग इन दीज एसेट्स आर जनरली आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होते हैं, कम पैसे वाले नहीं होते। तो आप क्या ध्यान रखोगे, पहली बात ये प्राइवेट पूलिंग से होती है। दूसरा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने क्या बोला था, हमने क्यों सेटअप किया अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, क्योंकि पहले तो हम पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते थे, दूसरा रेगुलेशन कम करना चाहते हैं। तो इसमें एक और आपको बात ध्यान रखनी कि AIF आर मोस्टली आउट ऑफ द गवर्नमेंट रेगुलेशन, लाइक सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन ऑफ 1996 मोस्ट ऑफ द एसेट को रेगुलेट करती है, इट इज आउट ऑफ इट्स एम्बिट। तो बोर्ड के रेगुलेशन से, मोस्ट ऑफ द रेगुलेशन से बाहर होती है। दूसरा, इसके जो एसेट्स होते हैं वो इनलिक्विड होते हैं, मतलब उनका लॉक इन पीरियड होता है कम से कम 3 साल का। लिविंग द थर्ड टाइप ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। नेक्स्ट इज, ये बहुत हाई रिस्क होता है, रिस्क बहुत होता है क्योंकि 3 साल तक का आपका लॉक इन पीरियड हो गया। दूसरा, इसमें इंडियन और फॉरेनर दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने आपको नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डिस्कस किया था। अब आते हैं टाइप्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। टाइप्स ऑफ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड देखा जाए तो 3 तरीके के होते हैं। दीज आर ऑल डेट इंस्ट्रूमेंट, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो टाइप 1 अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके के एसेट में ये डिस्कस कर रहे हो, टाइप ऑफ एसेट। तो ये मोस्टली स्टार्टअप में डिस्कस करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्ट करेंगे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दे आर कंसिडर एज गुड बाय द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट इनको हेल्प करना चाहती है, तो गवर्नमेंट ऐसे फंड्स को स्पॉन्सर करती है, जैसे आपका NIF हो गया। इन दिस केस गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग हेल्प इन दिस केस। जैसे आपके सोशल वेंचर फंड हो गए कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे कि आपकी सोसाइटी को फायदा होगा। इन दिस केस गवर्नमेंट विल बी स्पॉन्सरिंग योर फंड, राइट। प्राइवेट पूलिंग से होगी बट गवर्नमेंट स्पॉन्सर करेगा, उसे डेट फंड, आपके टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 जो होते हैं वो होते हैं आपके प्राइवेट इक्विटी फंड या डेट फंड्स टाइप होते हैं, जैसे आपके रियल स्टेट फंड हो गए कि रियल स्टेट के लिए जो आपने लोन लिया, रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए जो पैसा लोन लिया, जैसे आपके स्वामी करके एक आपका आया है, आई डिस्कस दैट इन न्यूज नेक्स्ट वीडियो में। स्वामी करके एक इस तरीके का डेट आपके बॉन्ड होते हैं जो कि रियल स्टेट में आपके वो करते हैं इन्वेस्टमेंट। नाउ दीज काइंड ऑफ आपके एसेट 2 में आते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, गवर्नमेंट इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं करेगी, बिकॉज गवर्नमेंट कंसिडर इससे सोसाइटी को बहुत फायदा होता है, बट इससे सोसाइटी को फायदा होता जरूर है, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग आ जाएगी, बट इतना डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं मतलब माना जाता। गवर्नमेंट थिंक दे डोंट नीड मच सपोर्ट, सोशल वेंचर फंड को ज्यादा सपोर्ट चाहिए होता है, इससे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम होता है। लास्ट टाइप इज शॉर्ट टर्म रिटर्न। ये कंप्लीटली प्राइवेट प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं, इसमें सोशल आपका जो गोल होता है वो सबसे कम होता है। यहाँ सबसे ज्यादा सोशल गोल है तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट हेल्प करेगी। यहाँ पे सोशल गोल ही नहीं तो गवर्नमेंट बिल्कुल भी इसमें स्पॉन्सर नहीं करती। जैसे आपके हेज फंड हो गए, हेज फंड में बहुत सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल आते हैं और मल्टीपल टाइप ऑफ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं। दीज आर हेज फंड बहुत रिस्की होते हैं, तो इसमें आप तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि इन्वेस्ट इन रिस्की फंड, बट वी आर नॉट गोइंग टू लाइक आपको इतने सपोर्ट की जरूरत नहीं है, सो गवर्नमेंट डज नॉट हेल्प इन दैट। अच्छा एक चीज और, ये ओपन एंडेड होते हैं,
इन सब का लॉक इन पीरियड था, ये क्लोज एंडेड थे, इसका लॉक इन पीरियड नहीं होता, ये ओपन एंडेड होते हैं. सो दिस वाज अबाउट अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड. अब हम इन्हें लेके क्यों आए? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिड्यूसेस द वॉलेटिलिटी. एज आई टॉक्ड अबाउट इक्विटी मार्केट में जो आपके इक्विटी एसेट्स होते हैं इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है. मार्केट ऊपर नीचे गया, वॉलेटिलिटी ज्यादा हो गई. लेकिन जब आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर देते हो, इस ऐसे केस में क्या होगा, अगर बाय द वे एक वेंचर कैपिटल फेल भी हो गया तो मे बी दूसरा स्टार्टअप अच्छा कर जाए और तीसरा स्टार्टअप मे बी मीडियम परफॉर्म कर ले. तो जब आप इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर लेते हो तो वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो जाती है, इकोनॉमी की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है. लेकिन ड्रॉबैक्स ये होते हैं कि इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल ही इन्वेस्ट कर पाते हैं. बहुत कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए बिकॉज मल्टीपल एसेट्स इसमें एंगेज होते हैं. नाउ डिस्पाइट दिस ड्रॉबैक्स दीज आर वेरी गुड, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट यूज देम अगेन एंड अगेन. चाहे आपका NIIF हो, चाहे आपका स्वामी हो, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज के लिए आपका ये खत्म होता है. तो आप मेरे यहाँ पे सवाल का जवाब दे पाएंगे कि हाउ अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आर डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल फंड. पहले, दे इन्वेस्ट इन एसेट विच जनरली डजंट इंक्लूड स्टॉक्स और बॉन्ड. अब मैंने बताया था आपको स्टॉक्स और बॉन्ड आपके ट्रेडिशनल फंड होते हैं, उनसे डिफरेंट तरीके के एसेट में डिस्कस करता है. दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट 1 इज राइट. Now AIF faces rigid regulation from government of India due to the risky nature. मैंने पहले बोला था हाँ ये रिस्की होते हैं लॉक इन पीरियड की वजह से, बट ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन की वजह से थोड़ी कम हो जाती है. पर सेकेंड रीजन इज दे हैव लेसर रेगुलेशन. एज आई सेड सेबी रेगुलेशन से मोस्टली बाहर होते हैं ये. सो द स्टेटमेंट 2 इज इंटायरली रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. इसलिए आपका आंसर हो जाएगा A ओनली. थैंक यू सो मच. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें, नहीं तो कॉमेंट सेक्शन में अपने डाउट सॉल्व दीजिए. थैंक यू सो मच. Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.